सबसे पहले मैं माँ शारदे के चरणों में नमन करता हूँ। परिष्कार क्लासेस सरदार सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अपना जो पाचन तंत्र है वह एक महत्वपूर्ण तंत्र है। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन है वो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस टॉपिक के, उसके मैं वापस इस वीडियो में आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपके वो दिमाग में बैठ जाए और उसमें जब परीक्षा में आए तो उसमें आप बिल्कुल भी गलती न करें। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है कि लार है उसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि लार एक हल्का क्षारीय द्रव्य होता है, हल्का क्षारीय द्रव्य होता है। इसके अंदर एक तो लाइसोजाइम एंजाइम, कौन सा लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, और एक टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जीवाणुओं को नष्ट करता है और ये टाइलिन है या इसको एमाइलेज भी कहा जाता है। एमाइलेज ये क्या कार्य करता है? ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक प्रश्न ये आता है कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत कौन से अंग में होती है? तो मुख गुहा में या मुख में पाचन की शुरुआत हो जाती है, जिसमें क्या करता है? टाइलिन एंजाइम होता है। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, इसका कार्बोहाइड्रेट का। और उसके बाद में हम देखते हैं अमाशय। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? अमाशय में होती है। यह अमाशय है। यहाँ पर जो भोजन का माध्यम होता है वो अम्लीय होता है। भोजन का माध्यम कैसा होता है? अम्लीय। और सब जगह भोजन का माध्यम कैसा होता है? क्षारीय। केवल एक यह अमाशय एक ऐसा अंग है जहाँ पर भोजन का जो माध्यम है वह अम्लीय होता है और सब जगह कैसा होता है? क्षारीय। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो भोजन का जो सर्वाधिक पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। इसके पश्चात मैंने बताया था कि मुख गुहा से जो भोजन निकलता है उसे क्या कहा जाता है? बोलस। मुख गुहा से निकलने वाले भोजन को क्या कहते हैं? बोलस। या अर्थात इसको हिंदी में क्या कहते हैं? निवाला। तो मुख गुहा से निकलने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? निवाला या बोलस कहा जाता है। इसके बाद में जो अमाशय में जब भोजन पहुंचता है उसको अपन क्या कहते हैं? काइम। क्या कहते हैं? काइम। यह एक तरल भोजन होता है। अमाशय में भोजन को मंथा जाता है। इसके पश्चात जब भोजन अमाशय से कहाँ जाता है? छोटी आंत में। कहाँ जाता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में उपस्थित जो भोजन होता है उसको काइल कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अमाशय में मुख गुहा से निकलने वाला भोजन क्या कहलाता है? बोलस। अमाशय में उपस्थित भोजन क्या कहलाता है? काइम। और आंतों में उपस्थित भोजन क्या कहलाता है? काइम। एक लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम और टाइलिन एंजाइम। भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख गुहा से। कहाँ से होती है? मुख गुहा से। मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इसके पश्चात प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? अमाशय से होती है। ठीक है। अमाशय में उपस्थित जो पदार्थ होता है उसे जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर रस। जठर रस की पीएच कितनी होती है? 1.2। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए जो हमारा अमाशय है, अमाशय में जो जठर रस पाया जाता है, जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो एक तो पेप्सिन होता है, एक रेनिन होता है, इसके साथ साथ इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। ठीक है। तो ये पेप्सिन है, रेनिन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके साथ साथ श्लेष्मा है, ये पदार्थ पाए जाते हैं। ये मिलकर क्या बनाते हैं? जठर रस बनाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है कि भाई निम्न में से कौन सा एंजाइम है वो जठर रस में नहीं पाया जाता? तो पेप्सिन पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है, इसके अलावा कोई अन्य और समूह एंजाइमों के नाम लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में हमने देखा था कि एक मुख गुहा और जो है उसके अंतिम
भाग में एक अंग पाया जाता है जिसको एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस या इसको हिंदी में बोलते हैं गांठी ढक्कन पाया जाता है। ये गांठी ढक्कन होता है, इसको शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है। ये क्या कार्य करता है? ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है कि भाई शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहा जाता है? एपिग्लोटिस या गांठी ढक्कन को कहा जाता है। ये क्या कार्य करता है? जब हम भोजन निगलते हैं तो भोजन निगलने पे ये श्वास नली को ढक लेता है, जिससे भोजन है वो आहार नाल में जाने से रुक जाता है। एक मैंने आपको बताया था मुख गुहा में जीभ पाई जाती है, जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। स्वाद कलिकाएं क्या कार्य करती है? स्वाद कलिकाएं भोजन का स्वाद ज्ञात करने का कार्य करवाती है। जीभ के अग्रभाग से कौन से का ज्ञान होता है हमें? मीठे का। जीभ के पश्च भाग से कौन से स्वाद का ज्ञात होता है? कड़वे का। मध्य भाग से कौन सा होता है? नमकीन का। पार्श्व भागों से किसका ज्ञान होता है? खट्टे का। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई जीभ का अग्रभाग किस स्वाद का ज्ञान करता है, पश्च भाग किसका करता है? तो ये खट्टा, मीठा, कड़वा। और जैसे हम देखते हैं कि लहसुन है, प्याज है, करेला है, इनका स्वाद हमें जीभ के कौन से भाग से होगा? तो इसका स्वाद है वो हमें जीभ के पश्च भाग से होगा, जीभ के पश्च भाग से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद में हमने देखा था कि मनुष्य में जीवन काल में कितने प्रकार के दांत आते हैं, कितनी बार दांत आते हैं? तो 2 बार दांत आते हैं। मनुष्य में कुल मिलाकर के कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृतनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। इसके बाद में हमने देखा था कि मनुष्य का दंत सूत्र क्या है? 21-23/21-23 गुणा 2, ये मनुष्य का दंत सूत्र है। अब बालक का जो दंत सूत्र है वो क्या है? 2102/2102 गुणा 2, ये मनुष्य के। तो ये कौन से दांत है? ये कृतनक दांत है। ये कौन से है? ये रदनक है। ये कौन से है? ये अग्र चवर्णक है। और ये कौन से हैं? ये चवर्णक है। तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। ये जो दंत सूत्र है ये वयस्क मनुष्य का है। ठीक है, और ये किसका है? बालक का है। ये भी मैंने बताया था कि हाथी में जो आगे जो दांत निकले रहते हैं शरीर से बाहर, मुख से बाहर, वो कौन से हैं? वो आपके कृतनक दांत है, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं इनसाइजर, इनसाइजर दांत। और वो भी कौन से? ऊपरी। इसके साथ साथ मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताया था कि मनुष्य के दांतों के ऊपर जो सफ़ेद रंग का जो पदार्थ पाया जाता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, वो कौन सा होता है? इनेमल। कौन सा होता है? इनेमल। इनेमल के अंदर जल की मात्रा होती है वो 0% होती है, जिसके कारण से यह अत्यधिक कठोर होता है, दांतों में मजबूती प्रदान करता है। जब हम कोई भी पदार्थ को खाते हैं तो उसको ठंड और गर्मी से बचाता है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में हमने देखा था कि जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। प्रोटीन के पाचन से क्या बनता है? एमिनो अम्ल। क्या बनता है? एमिनो अम्ल। इसके बाद में वसा के पाचन से क्या बनता है? वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल, ये चीज बनते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। तो ग्लूकोज होता है वो, एक प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि बताइए जो हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं वो तो ग्लूकोज के रूप में आती है, लेकिन ग्लूकोज किसके रूप में संचित रहता है? तो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। किसके रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन में। एक तो हमारे यकृत में भी रहता है और हमारी जो मांसपेशियाँ होती है उसमें भी यह ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। जब हमें ऊर्जा की वापस आवश्यकता होती है तो ये ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में टूट जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके बाद में हमने देखा था कि जो पाचक ग्रंथियाँ है
उसमें सबसे पहले मनुष्य के शरीर के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। एक व्यक्ति एक दिन में कितनी लार का स्त्रवण करता है? तो लगभग 1.5 लीटर लार का स्त्रवण करता है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है। लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? इसके बाद में हमने अग्नाशय भी देखा था। ठीक है, अग्नाशय का हम जो विस्तृत अध्ययन है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों में करेंगे। तो ये कुछ पीछे का जो टॉपिक है उसमें मैंने आपको रिवाइज करवाया है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अर्थात अंतःस्रावी तंत्र लेंगे अपन। अंतःस्रावी तंत्र में एक तो आएगी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो देखिए ग्रंथियाँ किसे कहते हैं? पहले ये आपको आना जरूरी है कि भाई ग्रंथियाँ होती क्या है। ग्रंथियाँ एक प्रकार के अंग ही होती है, लेकिन ये क्या करती है? एक विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित करती है, और ये पदार्थ जो हार्मोन के रूप में भी हो सकता है, एंजाइम के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन जो ग्रंथियाँ होती है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है ग्रंथियाँ? 2 प्रकार की। एक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और एक बहिःस्रावी, अर्थात अपन 3 भागों में भी कर सकते हैं, कई मिश्रित और होती है। एक तो हो गई अंतःस्रावी, अंतःस्रावी, फिर कौन सी हो गई? बहिःस्रावी, और एक हो गई मिश्रित। 3 मिश्रित। तो 3 अंतःस्रावी, 3 प्रकार की क्या होती है? ग्रंथियाँ। अब ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती है? ग्रंथियाँ हार्मोन भी स्रावित करती है, या एंजाइम स्रावित करती है, या फिर कई प्रकार की ग्रंथियाँ होती है जो रस स्रावित करती है। तो देखिए जो ग्रंथियाँ हार्मोन स्रावित कर रही है, क्या स्रावित कर रही है? हार्मोन, उन्हें क्या कहेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। जो ग्रंथियाँ एंजाइम स्रावित कर रही है उन्हें क्या कहते हैं? बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। तो हम आज जो टॉपिक है वो हमारा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। कौन सा? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब देखिए अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ है ये मनुष्य के अंदर 9 पाई जाती है। तो मनुष्य के शरीर में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है? 9। इनके द्वारा जो पदार्थ स्रावित होता है उसे क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। ये मनुष्य के कौन कौन से भागों में पाई जाती है? तो इसका जो हम विवरण है इसको अपन डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो मनुष्य के अंदर पहले उनके नाम लिख लेते हैं कि वे मनुष्य के अंदर कितने प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो मनुष्य के अंदर कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है? 9। पहली कौन सी है? सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। कौन सी? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। फिर उसके बाद में 2 नंबर जो ग्रंथि है उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष, पीयूष भी कह सकते हैं इसको, या इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। उसके बाद में तीसरी जो ग्रंथि है उसका नाम है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि। ये जो तीनों की तीनों ग्रंथियां है वो कहाँ पे पाई जाती है? मानव के मस्तिष्क में। कहाँ पे पाई जाती है? मस्तिष्क में। तो मनुष्य के शरीर में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है? 9। कितनी? 9, ध्यान रखना। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सा पदार्थ स्रावित करती है? हार्मोन। कौन सा पदार्थ स्रावित करती है? हार्मोन। और ये मनुष्य के कौन कौन से अंगों में पाई जाती है? तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। ये तीनों की तीनों ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। तो अपन कह सकते हैं मानव के मस्तिष्क में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है? 3। उसके बाद में हम बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर जो ग्रंथि है जो अपन कहेंगे, एक तो थायराइड, थायराइड, दूसरी आपकी पैराथायराइड। पैराथायराइड, ये दोनों ही ग्रंथियां मनुष्य की गले में पाई जाती है। कहाँ पे उपस्थित होती है? गले में। तो गले में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है? 2, थायराइड और पैराथायराइड। मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी ग्रंथियां पाई जाती है? 3, हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल, तीनों की तीनों।
उसके बाद में बात करते हैं मनुष्य में जो हृदय होता है, हृदय के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या है, थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। उसके बाद में हम बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि, जो हमने पाचन तंत्र में भी पढ़ा था। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय जो ग्रंथि है ये मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि। बताइए अग्नाशय कहाँ स्थित होता है? जब पाचन तंत्र हमने पढ़ा था उसमें आपको बताया था कि जो अमाशय है, अमाशय और छोटी आंत और जो उसके बीच स्थित होती है, तो अमाशय और छोटी आंत के बीच में, अमाशय और छोटी आंत। आपको वीडियो कैसा लग रहा है? आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जो कमेंट करेंगे तो उससे ही हमारा क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा। जितना आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। इसके बाद में जो अग्नाशय होगी एक मिश्रित ग्रंथि है। इसके बाद में देखिए 8 नंबर जो ग्रंथि है, जो जिसको एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ये कहाँ पाई जाती है? एड्रिनल ग्रंथि यह हमारी जो किडनी है, किडनी के ऊपर स्थित होती है, इसलिए इसको अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। तो कौन सी ग्रंथि है यह? अधिवृक्क। तो कितनी हो गई? 8। और मैंने कितनी बताया था, मनुष्य के अंदर कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है? 9। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सा पदार्थ स्रावित करती है? हार्मोन। ठीक है, इसके बाद में गले में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है? 2। मस्तिष्क में कितनी होती है? 3। इसके बाद में थाइमस ग्रंथि होती है, जो कहाँ पाई जाती है? हृदय के ऊपरी भाग में पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? जो कि एक मिश्रित ग्रंथि है, अमाशय और छोटी आंत के मध्य पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि होती है, जो कहाँ पे पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है। इसके बाद में जो लास्ट जो ग्रंथि है उसको अपन क्या कहते हैं? जो पुरुष होते हैं उनके अंदर तो क्या पाए जाते हैं? वर्षण। क्या होते हैं? वर्षण। और जो मादा होती है, ये तो पुरुषों में हो गए, पुरुषों में। और जो महिलाएं होती हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? अंडाशय। तो कुल मिलाकर के ये जो 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, ये क्या स्रावित करती है? हार्मोन स्रावित करती है। यह हार्मोन रक्त के माध्यम से, किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से रक्त के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात लक्ष्य अंगों पर जाकर के अपना कार्य संपादित करती है। एक प्रश्न ये भी आ जाता है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां है, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां है, इनका अन्य नाम क्या है? इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां। इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको ले जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई नलिकाएं नहीं होती है। नलिका अनुपस्थित, अर्थात तो फिर इनको कौन ले जाता है? इनको रक्त ले जाता है। कौन ले जाता है? रक्त। रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर हार्मोनों को ले जाता है और ले जा करके और अपना कार्य संपादित करता है। तो अब हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि ये मनुष्य में जो 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां है, इनकी पोजीशन क्या है। तो देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले देखिए मनुष्य का जो मस्तिष्क है, मनुष्य का जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में मैंने कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां बताई आपको? 3। कितनी बताई? 3। तो ये मानव का मस्तिष्क में जो ये जो मटर के दाने के आकार की जो ग्रंथि होती है, ये कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद में इसके ऊपरी भाग पर ये कौन सी हो गई? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसके बाद में तीसरी ग्रंथि बताई थी, कौन सी? पीनियल ग्रंथि। कौन सी? पीनियल। तो ये 3 ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में मैंने बताया था कि गले में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है? 2। एक तो थायराइड ग्रंथि जो तितली नुमा या एच आकार की होती है,
कहाँ पे पाई जाती है? गले में, श्वास नली के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? थायराइड। थायराइड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? आउटो ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? आउटो ग्रंथि भी कहा जाता है। यह एच आकार की होती है या तितलीनुमा ग्रंथि होती है। इसके बाद में गले में थायराइड ग्रंथि के दोनों ओर एक जोड़ी इधर और एक जोड़ी इधर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पैराथायराइड। पैराथायराइड पाई जाती है। तो हमें डायग्राम के माध्यम से केवल यही जानना है कि मस्तिष्क में कितनी है? 3, गले में कितनी है? 2। इसके बाद में ये हमारा जो वक्ष भाग है, वक्ष भाग के जो हृदय होता है उसके ऊपरी भाग में धागे नुमा एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। इसके बाद में एक हमारे अंदर अग्नाशय पाया जाता है। ये अग्नाशय जो कहाँ होता है? अमाशय और छोटी आंत के बीच में उपस्थित होता है, ये अग्नाशय। तो ये अग्नाशय हो गया, जो कि एक मिश्रित ग्रंथि है। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6, ये 7। अब कितनी होती है टोटल? 9। कितनी और बच गई? 2। तो अब ध्यान रखना, अमाशय कहाँ, अग्नाशय कहाँ स्थित होता है? अमाशय और छोटी आंत के मध्य स्थित होता है। एक पत्ती नुमा संरचना में पाई जाती है अग्नाशय। यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है। थाइमस ग्रंथि एक धागेनुमा ग्रंथि होती है जो हृदय के ऊपरी भाग में पाई जाती है। थायराइड और पैराथायराइड कहाँ स्थित होती है? गले में स्थित होती है। ठीक है। इसके बाद में ये हमारी जो किडनी है, किडनी के ऊपरी भाग पर टोपी नुमा संरचना में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि, जिसको दूसरा नाम क्या है इसका? अधिवृक ग्रंथि भी कहा जाता है, जो कहाँ स्थित होती है? किडनी के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। ठीक है। इसके बाद में जो महिलाएं होती है उनके अंदर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। एक जोड़ी अंडाशय, और जो नर होते हैं उनके अंदर एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं, जो उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। तो ये वर्षण, तो ये 7, ये 8 और ये 9, ये तो किसके अंदर? महिलाएं। और ये कौन हो गए? पुरुष। तो कुल मिलाकर के कुल कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हो गई? 9। ध्यान रखना। अब देखिए एक प्रश्न इसमें अंतःस्रावी तंत्र में आ जाता है कि भाई अंतःस्रावी तंत्र के जनक कौन है? तो थॉमस एडिशन। कौन? थॉमस एडिशन को अंतःस्रावी तंत्र का जनक भी कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र के जनक। तो अंतःस्रावी तंत्र के जनक कौन है? थॉमस एडिशन होती है। पीयूष ग्रंथि मनुष्य के कौन से भाग में पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। अब देखिए प्रश्न आते हैं इनमें से कि भाई अंतःस्रावी ग्रंथियों में से जो स्रावित पदार्थ है वो क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है या हार्मोन कहलाता है? क्या कहलाता है? या दोनों कहलाते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो पदार्थ स्रावित होता है उन्हें क्या कहा जाता है? हार्मोन। एक ध्यान रखना, जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ है इनका एक अन्य नाम क्या है? इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। तो ये डायग्राम आप ध्यान से देख लो, इनकी पोजीशन है ये ग्रंथियों की। तो सबसे ज़्यादा ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। कितनी? 3। अब देखिए, अब कई बार प्रश्न आता है कि बताइए जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था उस समय बताया था कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। प्रश्न ये भी था कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी कौन सा होता है? यकृत होता है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। क्या कहलाता है? यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। ठीक है। अब देखिए यकृत है, ये सबसे बड़ा क्या है? ग्रंथि है। प्रश्न आ जाता है कि बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। लेकिन प्रश्न आ जाता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इनमें से ये जो 9 ग्रंथियां दिख रही है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। इनमें से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इनमें से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। कौन सी है? थायराइड। थायराइड ग्रंथि को
थायराइड ग्रंथि को सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, अर्थात ये सबसे बड़ी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। और प्रश्न आ जाता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड। ठीक है, इसी प्रकार आपसे कह देते हैं कि बताइए कि सबसे छोटी जो बहिस्रावी, क्योंकि ये तो बहिस्रावी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो एंजाइम बनाती है। क्या बनाती है, एंजाइम बनाती है। जैसे हमने लार ग्रंथि देखी थी ना, पाचन तंत्र में कौन सी देखी थी, लार ग्रंथि। इसके बाद में हमने देखा था कि अग्नाशय है, अग्नाशय भी क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। क्या है, मिश्रित ग्रंथि। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि आंखों में पाई जाने वाली लेक्राइमल ग्रंथि, आंखों में पाई जाने वाली कौन सी, लेक्राइमल ग्रंथि सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। तो सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, लेक्राइमल, जो कहाँ स्थित होती है, आंख में। और सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत। प्रश्न आ जाता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड। कौन सी, थायराइड। प्रश्न आता है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि होती है। वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में पाई जाती है। यह मटर के दाने के आकार की होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इन सभी ग्रंथियों का इनसे कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, उन हार्मोनों के क्या कार्य है, इनके बारे में हम जो विस्तृत अध्ययन है वो हम आगे वाले जो वीडियो बनेगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो मनुष्य के अंदर जो अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है वह कितनी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। सबसे ज़्यादा जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है वो कहाँ स्थित होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है। गले में कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती है, थायराइड और पैराथायराइड। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, जो बहिस्रावी है, तो हमारे आंखों में पाई जाने वाली लेक्राइमल ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, ये ध्यान रखना, बही और जो अंत है इनमें अंतर करना है आपको। लेकिन कई एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो हमें यहाँ पर जब ऑप्शन देखे हैं उसके आधार पर बताना है कि सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, अगर यकृत है तो यकृत प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आ रहा है कि बताइए निम्न में से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन में आ रहा है थायराइड, पीयूष, हाइपोथैलेमस और पीनियल। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, थायराइड। ठीक है, लेकिन हमें ये न तो बहिस्रावी कह रहा है न अंतःस्रावी कह रहा है, तो इसलिए हमें किसका करना है, यकृत करना है। ठीक है, तो यकृत के प्रश्न मोस्टली ये यकृत के बारे में पूछा जाता है। ये बताइए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत। एक बार प्रश्न आ जाता है कि भाई शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी कौन सा है, तो यकृत। अब एक प्रश्न पूछ लिया कि बताइए शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, और उसमें यकृत ऑप्शन में ही नहीं है, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा। क्या हो जाएगा, त्वचा। और अगर त्वचा और यकृत दोनों है तो त्वचा हो जाएगा। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो यकृत। ये भी ध्यान रखना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं जो मनुष्य के अंदर जो अंतःस्रावी तंत्र है वो कितने ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और हम अपनी वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करेंगे, और सुधार करके आपको सामने ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको समझ सके ऐसा बनाएंगे। धन्यवाद।